हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हरिकेश यादव आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ आज राजस्थान के प्राचीन इतिहास के संबंध में जनपद काल, गुप्त काल और उससे आगे जो मौर्य काल या मौर्य काल के संबंध के जो क्षेत्र राजस्थान में पड़ते हैं उनके बारे में। ठीक है। और इससे पहले की कक्षा में हमने जो पहले हमने कक्षा ली थी वहाँ पर हमने पाषाण युग के बाद आप देखते हैं कि ताम्र युग के बाद हम देखते हैं कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कांस्य युगीन के बाद लोह युगीन सभ्यता थी। जो स्थल हमने देखे थे उस कक्षा में, तो जिन भी बच्चों ने अभी पिछली कक्षा मेरी नहीं लिए तो कॉर्नर पे जो आई बटन आएगा ऊपर की तरफ, वहाँ से आप इस कक्षा को ले सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप इस कक्षा को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो हम आज शुरू करते हैं क्या राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम देखने जा रहे हैं जनपद काल। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जनपद। तो आपके मन में एक सवाल है कि ये जनपद है क्या। जब आप जनपद का नाम सुनते तो जनपद के विषय में कहाँ से जानकारी मिली, पहली बार कौन सा जनपद अस्तित्व में आया। ठीक है। और कितने समय पूर्व की ये बात रही होगी। तो देखिए, हमने सबसे पहले जो कालखंड देखा तो हमने सबसे पहले प्रस्तर युग या हम कहेंगे कि पाषाण युग के बारे में पढ़ा। ठीक है। और पाषाण युग के बाद हम पढ़ा हमने ताम्र युग। ठीक है, जहाँ हमें ताम्रकालीन सभ्यताएं मिली। ठीक है। ताम्र के बाद हमें कांस्य युगीन क्या मिलेंगे, कांस्य युगीन स्थल मिले। ठीक है। ये दोनों हड़प्पा और प्राक हड़प्पा काल से संबंधित है। ठीक है। हड़प्पा और प्राक हड़प्पा कालीन स्थल थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोह युगीन। ठीक है, लोह युगीन जो सभ्यता हमने पढ़ी, तो लोह युगीन में हम देखते हैं कि लोह युगीन आर्यों के समय, अर्थात आर्य जो थे वो किससे, श्याम अयस से परिचित थे। श्याम अयस किसको कहा गया, लोहे को कहा गया। तो आप देखिए कि ये तो जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ये जो नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीकृत। जब हमने इसकी खुदाई हुई तो वहाँ कैसी सभ्यता में मिली है, नगरीकृत। ज़्यादातर नगर मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लोथल जो कि एक गोदीबाड़ा था। तो आर्यों का जो समय था ये कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जो पशुपालन का कार्य करते थे आर्य। ठीक है, गायों के लिए युद्ध होते थे। तो आर्यों के आगमन से क्या हुआ, आर्यों के आगमन के बाद महाजनपदों का निर्माण हुआ। अर्थात आर्यों के आक्रमण या जो स्थायी प्रवास था, स्थायी जीवन था। आर्य क्या थे, घुमंतु टाइप के थे। मतलब कि जो जन का अर्थ यहाँ क्या था कि जन क्या थे आर्यों के समय। आर्यों के समय जो जन थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, युद्ध करते थे और एक जाति विशेष से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजनीतिक विकास होगा, राजनीतिक विकास में क्या होगा, जन का जो क्षेत्र है, जन एक स्थायी जगह, जन क्या करेंगे, जनपद में चेंज होंगे। तो जनपद में क्या है, आर्यों के आक्रमण और आर्यों के स्थायी जीवन के, कैसा, स्थायी। अर्थात आप अभी तक स्थायी निवास नहीं कर रहे थे, अब आप स्थायी निवास करें, स्थायी जगह बना रहे हैं। तो स्थायी जगह बनाएंगे तो वो जब इस प्रकार से उसको जनपद को कहा गया, वो स्थायी प्रवास हुआ। उनका स्थायी एक जगह पर एरिया उन्होंने बनाया और जिसका विस्तार होता गया धीरे धीरे, उसमें अन्य जातियों के लोग, अन्य क्षेत्रों के लोग आकर शामिल होते गए और इस प्रकार से जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है। जनपद का जो शब्द है, पहली बार इसका उल्लेख कहाँ, हालांकि वेदों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों के उपरांत जो ब्राह्मण ग्रंथ बने ऐत्रेय और शतपथ, ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में इसका जनपद का उल्लेख, किसका उल्लेख है, जनपद का उल्लेख है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, लोह युगीन सभ्यता पढ़ी, ग्रामीण सभ्यता पढ़ी, इसके बाद आर्यों के बाद
कौन सी आएगी, जनपद आएंगे। देखिए जो आर्यों का काल है ये 1500 से लगभग 700 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। ठीक है, 700 ईसा पूर्व तक का समय था, जिसमें हम देखते हैं कि जो बाद का काल है जिसमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हमने दोनों के बाद जाता जनपद काल। जनपद काल में क्या था कि जनपद काल इसके बाद जब शुरू हुआ तो जनपद का जो पहला नगर था, या जिसे हम कहें ये नगरीकृत व्यवस्था थी, जिसमें मगध का उत्कर्ष हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये कैसी व्यवस्था है, नगरीकृत। तो जनपद के बारे में कुछ बातें में जान लेने की। जनपद क्या थे, स्थायी निवास थे, जहां जो क्षेत्रों का विस्तार हुआ और बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आए। किसके फलस्वरूप, स्थायी निवास के फलस्वरूप। पहले क्या था, स्थायी निवास नहीं था, आर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, और ये स्थायी के बाद जनपद बने। जनपद में पहला हम जनपद देखते हैं कि मगध जनपद, जो कि कैसा, नगरीकृत। तो ये द्वितीय नगरीकरण था। ये कौन सा था, द्वितीय नगरीकरण था। प्रथम नगरीकरण हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये भारत में द्वितीय नगरीकरण था। ठीक है, अब प्रश्न यहां से आपसे कहां से आ रहा है, जनपद में, उसके बारे में देखते हैं कि जनपद कौन से थे। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में पूछा गया कि जैसे सूरसेन जनपद था, उसकी राजधानी बताइए, या निम्न में से कौन सा जनपद जो राजस्थान से संबंध रखता है अथवा नहीं रखता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। या किस जनपद से सिक्के मिले हैं, या किस स्थल से सिक्के मिले हैं, वो किस जनपद के हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें जनपद के साथ में हमें गुप्त काल और मौर्य काल के सिक्के जो जहाँ से मिले हैं, या यवन शासकों के जो सिक्के मिले हैं, वहाँ तक का इतिहास हमें उसके साथ में लेकर पढ़ना है। और साथ ही हूण से संबंधित जो इतिहास है उसको भी लेकर, तो हम हूण तक का जो भी है वो इस कक्षा में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार से हम अगली कक्षा में गुर्जर प्रतिहार के इतिहास से हम शुरुआत करेंगे, जिसे हम अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इस आपकी एक एक कक्षा में इससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जनपद, जन से बने जो स्थायी हुए तो जनपद बन गए, जन जब स्थायी हुए तो जनपद बन गए, और ऐत्रेय शतपथ में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जनपदों को कितने भागों में बांटा गया। एक तो महाकाव्यकालीन जनपद थे। ठीक है, 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल में भी जो जनपद हुए, या गुप्त काल में व्यवस्था चेंज हो गई, लेकिन फिर भी जो जनपद थे उनका उल्लेख हुआ है कहीं पर। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो जनपद एक तो महाकाव्यकालीन, और जो दूसरे प्रकार के हैं वो कौन से, मौर्य या मौर्योत्तरकालीन, मौर्य या मौर्योत्तरकालीन। ठीक है, 2 प्रकार के जनपद हम देखते हैं। तो महाकाव्यकालीन जनपदों का उल्लेख किसमें हुआ है, या तो महाभारत रामायण, जो हम देखते हैं महाभारत और रामायण, इनको क्या माना गया, महाकाव्य माना गया, और जो संहिताएं थी उन्हें। तो जो महाकाव्य में जो उल्लेख है उसमें हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जनपद है। देखिए, हम सारे जनपद नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान के परिदृश्य में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के परिदृश्य में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो राजस्थान पर, उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जनपदों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है कि कितने जनपद थे। तो देखिए, एक जानकारी यहाँ देखते हैं कि जो आप देखते हैं कि जनपद का जो काल है मगध का उत्कर्ष है, इसी समय जब जनपदों का विकास अच्छे से हो चुका था, लगभग ये परिपक्व हो चुके थे, तब जाकर बौद्ध और जैन धर्म का हम अस्तित्व देखते हैं, बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी का अस्तित्व देखते हैं। महावीर, तो जो इसी समय जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसमें देखते हैं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कैसा है, ये
पार्ट है बौद्ध धर्म के ग्रंथ का, एक पार्ट है जो अंगुत्तर निकाय, जिसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। कितने? 16 महाजनपद। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख होता है। इसी प्रकार से एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, ये अंगुत्तर निकाय जो है एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है बौद्ध ग्रंथ का। उसके बाद हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ था कौन सा? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये एक जैन ग्रंथ था जिसके अंदर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पाणिनि का भी अष्टाध्यायी है। पाणिनि को पतंजलि ने भगवान के स्वरूप माना है, अर्थात पाणिनि जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। तो पाणिनि का ग्रंथ है कौन सा? अष्टाध्यायी। इसमें कितने? 9 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने? 9 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन जो 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में जो बहुत अच्छे से है, तो जो प्रमाणिक रूप से है, ठीक है। इस प्रकार से और कई ग्रंथ हैं जिनमें 1, 2, किसी में कितने जनपद, इस प्रकार से अलग अलग उनके बारे में जानकारी दी गई है, जिन्हें सभी को याद रखना आपके लिए कठिन होगा। लेकिन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो 2 महाजनपद हैं और पाणिनि में 9 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, ये बात आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो महाजनपद है, उनमें से राजस्थान में कौन से थे? एक मत्स्य और सूरसेन ही महाजनपद थे जो राजस्थान से संबंध रखते थे, ठीक है, जो महाजनपद थे, ठीक है। तो जिनका उल्लेख की इन 2 में हुआ है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि महाकाव्यकालीन में कौन से थे। तो महाकाव्यकालीन में पहला हम देखते हैं मरु, ठीक है। मरु, या आप जैसे शब्द से ही समझ सकते हैं कि मरु मारवाड़ या रेगिस्तानी जो इलाका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जांगल। तो जांगल आप वर्तमान में भी देखेंगे, जैसे आप प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं शुरुआती कक्षा में, तब हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के जो नाम रखे गए। तो जांगल किस क्षेत्र का? बीकानेर वाले क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद मत्स्य, जो मत्स्य क्षेत्र है वो कहाँ, कौन सा इलाका है? जयपुर के आसपास का। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराट या बेराट। कौन सी थी? बेराट, या जिसे बोलते हैं विराट नगर। विराट नगर, विराट नगर या बेराट में ही जो हम देखते हैं कि पांडवों ने अपने जो वन प्रवास के जो 13वां वर्ष था वो कहाँ पर गुजारा था? मत्स्य जो जनपद था जहाँ बेराट नगर था, वहाँ पर इन्होंने अपना जो 13वां वन प्रवास था, जो वन प्रवास के दौरान जो 13वां वर्ष था वो यहाँ पर गुजारा था, ठीक है। अज्ञातवास के लिए पांडव जो अज्ञातवास के लिए गए थे, जब शतरंज की चाल वो हार गए थे, उसके बाद वो अज्ञातवास गए थे, तब उन्होंने यहाँ पर अपना समय गुजारा था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखते हैं मत्स्य हो गया एक, और एक था सूरसेन। सूरसेन जो इलाका है ये मथुरा इसकी राजधानी थी, ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और धौलपुर और भरतपुर अलवर वाले क्षेत्र, करौली वाले क्षेत्र किसमें थे? सूरसेन जनपद में थे। और मत्स्य जनपद में जयपुर वाले क्षेत्र थे, जयपुर के आसपास के क्षेत्र थे, ठीक है। कहाँ के आसपास के? जयपुर, ठीक है। और जांगल हम जानते हैं बीकानेर। मरु आप जानते होंगे कि रेगिस्तानी इलाका जो मारवाड़ का आज भी हम देखते हैं रेगिस्तानी का इलाका है। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य या मौर्योत्तर कालीन, ठीक है। ये क्या थे? ये महाकाव्यकालीन। महाकाव्यकालीन के बाद देखते हैं आगे जाके मत्स्य जनपद जो होता है, आगे जाके देखिए मत्स्य जनपद का विलय मगध में हो जाता है, ठीक है, मगध में कर लिया जाता है। तो मौर्य या मौर्योत्तर कालीन जो स्थल है उनको हम देखते हैं। तो मौर्य काल में सबसे पहले क्या हुआ था? मौर्य काल में एक शासक था यूनान का। कौन था? यूनान का शासक था सिकंदर।
और इस यूनान के शासक सिकंदर ने विश्व विजय करने के लिए ये निकला हुआ था अपनी सेना लेकर, और विश्व विजय करने के क्रम में ये भारत की ओर बढ़ा था। और भारत में सबसे पहले इसने कहाँ पर हमला किया था? पंजाब वाले क्षेत्र से यह आया था। तो पंजाब की जो कुछ जातियां हैं वो पंजाब वाला क्षेत्र छोड़कर राजस्थान वाले क्षेत्र में कुछ आई, कुछ दूसरे क्षेत्रों में गई। तो हम देखते हैं कि जो पंजाब पे सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब से 4 जातियां कहाँ आई? राजस्थान में आई। और इन 4 जातियों के नाम पर जनपद बने। तो पहली जाति थी मालव। ये मालव जाति कहाँ आई? राजस्थान में बागरछल। ये बागरछाल वाला इलाका जो है ये टोंक वाला इलाका है। ठीक है, जो मालव जनपद है वह बागरछाल आया। अच्छा, जो मालव जाति है वो कहाँ आई? बागरछाल आई। बागरछाल कहाँ है? टोंक के पास में टोंक वाला क्षेत्र है। तो ये जो मालव जाति यहाँ पर आई, इसके नाम से क्या हुआ? मालव जनपद बना। ठीक है, तो मालव जनपद का जो एरिया है वो टोंक और जयपुर वाला क्षेत्र है। उसके बाद हम देखेंगे कि शिवी जाति थी, और शिवी जाति ने जो प्रवास किया सिकंदर के डर से, शिवी जाति का जो प्रवास हुआ सिकंदर के आक्रमण के समय, वो कहाँ पर था? वो क्षेत्र था नगरी या मध्यमिका। कौन सा क्षेत्र था? नगरी या मध्यमिका। इसे हम क्या बोलते हैं? शिवी जनपद। नगरी या मध्यमिका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? चित्तौड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो नगरी या मध्यमिका से शिवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ से? शिवी जनपद से। शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से? नगरी या मध्यमिका, उसे बोलते हैं चित्तौड़ से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुनायन, और अर्जुनायन जो जाति थी वो भागकर कहाँ आई? भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर आई? भरतपुर और अलवर। तो भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में आई, और इनके जो अर्जुनायन जाति का जो जनपद बने वो थे राजन्य और शुल्व। अर्थात भरतपुर में जो जनपद था वो था राजन्य। ठीक है, भरतपुर से संबंधित जनपद था राजन्य। ठीक है, भरतपुर क्षेत्र से संबंधित जो जनपद था वो कौन था? राजन्य। और अलवर से शुल्व। तो दो जनपद थे, राजन्य जनपद और शुल्व जनपद। ठीक है, ये दोनों क्या है? जनपद। और उसके बाद जो जाति आई वो कौन सी थी? योद्धे। और योद्धे किस क्षेत्र में आई? ये उत्तरी राजस्थान में आई। उत्तरी राजस्थान के जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को आज भी हम योद्धे क्षेत्र के नाम से, मतलब प्राचीन जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? योद्धे। तो इस चीज से आप देखें इसको, उत्तरी राजस्थान। तो ये 4 जातियां जो थी सिकंदर के आक्रमण के समय कहाँ आ गई थी? राजस्थान में आ गई थी, जिनके नाम के आधार पर यहाँ पर ये 4 जनपद हमें दिखाई दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब शिवी जनपद की राजधानी नगरी या मध्यमिका और चित्तौड़ वाले क्षेत्र में है, ये याद रखने लायक बात है। अर्जुनायन जाति जिसमें कि राजन्य जनपद भरतपुर व अलवर शुल्व जनपद से संबंधित है। इसी प्रकार से शूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट या बेराट थी, जहाँ पर किसने प्रवास किया था? पांडवों ने प्रवास किया था। 13वें वर्ष था, उस 13वें वर्ष को इन्होंने कहाँ पर गुजारा था? विराट या बेराट में, जयपुर के समीप वाले क्षेत्र में गुजारा था। ठीक है, जंगल मरु। तो ये इसमें जो खास बात है वो आपको याद कर लेनी है। कुछ जो टॉपिक है जैसे सूरसेन है, मत्स्य है, या भगवती सूत्र है, अंगुत्तर निकाय है, जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं या मौर्य या मौर्योत्तर काल। मौर्य या मौर्योत्तर काल में जो क्षेत्र थे, बेसिकली 3 क्षेत्र हैं जिन्हें हम देख लेते हैं कि एक तो मौर्य या मौर्योत्तर काल में खुद बेराट या विराट नगर है। ठीक है,
एक मौर्य या मौर्योत्तर काल से संबंधित कौन है, बेराट या विराटनगर है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमें बुद्धकालीन जो अशोककालीन बुद्ध धर्म से संबंधित विहार या जो बुद्ध उसके समय के जो शिलालेख हमें वहाँ पर 2 शिलालेख मिले, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कणसुआ कोटा का, ठीक है, और उसके अलावा जो चित्तौड़ था, चित्रांगद मौर्य ने जो बनवाया था, उस 3 क्षेत्र हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो ये जनपदकालीन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ हैं जो खास बात है जिसमें से ही घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, या तो उनके सोर्स के बारे में कि कहाँ से जानकारी मिलती है, या फिर जो जनपद हैं उनकी राजधानी या कौन से जनपद राजस्थान से संबंधित है उनके बारे में। ठीक है, 4 जनपद जो हैं आपको आगे मिलेंगे पढ़ने को कि समुद्रगुप्त के समय, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त ने 4 गणराज्यों को, राजस्थान के 4 गणराज्यों को अपने अंडर में लिया था। देखिए, जो गुप्ता थे, गुप्त युग हम देखते हैं कि ईसा के बाद आया। ठीक है, अभी हम किधर, ईसा से पूर्व जो हम पढ़ रहे हैं, इससे काफ़ी समय बाद गुप्त वंश आएगा। तो गुप्त वंश के समय क्या स्थिति होगी, परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, इस समय देखते हैं कि हम जो शक थे, शक शासकों का राजस्थान पर प्रभाव था। रुद्रदामन द्वितीय को हराकर दक्षिणी राजस्थान पर अपना प्रभाव किसने जमाया था, समुद्रगुप्त ने। और साथ ही जो उस समय हम देखेंगे तो उस समय जो 4 गणराज्य थे उनको इन्होंने अपने अंडर में लिया था। वो 4 गणराज्य कौन से थे राजस्थान के, से थे, पहला तो मालव। ठीक है, जो मालव हमने देखा मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल में मालव। उसके बाद जो नाग और अभीर, ये 2 नए गणराज्य थे, उस समय इनको गणराज्य कहा गया। और योद्धे, ठीक है, तो गुप्त शासन में इनके बारे में जानकारी मिली है। तो ये मैंने आपको यहीं बता दिया। तो गुप्त शासन के बारे में तो आगे भी पढ़ते हैं, गुप्त के बारे में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं मौर्य या मौर्योत्तरकालीन जो शासन था। ठीक है, तो देखते हैं मौर्य या मौर्योत्तरकालीन जो स्थल थे। हमने जनपद देख लिए, अब देखते हैं मौर्य या मौर्योत्तरकालीन। ठीक है, ये जो मौर्य थे इनको देख लेते हैं, इनके स्थल कौन से थे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि आर्य आए, आर्य के बाद मगध आया। तो मौर्य कहाँ के शासक थे, मगध के। ठीक है, मौर्य कहाँ के शासक थे, मगध के शासक थे। मौर्य में ही हमने देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के शासनकाल में अशोक जो महान शासक हुआ। ठीक है, तो मगध जो था, मगध कहाँ, सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित पहला जो जनपद था वो मगध था, और सबसे शक्तिशाली जनपद उभर कर सामने आया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कृषि और लोहे के आविष्कार के बाद लोहे से आदमी कृषि करना या औजार बनाना प्रारंभ किया, और जो उसमें परिवर्तन आया, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि आई। ठीक है, तो मगध में हम देखते हैं कि बिंबिसार वंश, हर्यक वंश ने सबसे पहले हर्यक वंश के समय हर्यक वंश ने इसकी स्थापना की। हर्यक वंश में हम देखते हैं बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे। उसके बाद देखते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद देखते हैं कि नंद वंश था, और नंद वंश के ही घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मौर्य वंश कहाँ पर है, आप इतिहास में देख सकते हैं कि मगध के उत्कर्ष, जो हमने आर्यों के बाद मगध का उत्कर्ष हुआ, और मगध के उत्कर्ष में हम मौर्य वंश देख रहे हैं। मौर्य वंश या मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद का काल। उसके बाद देखिए जो मौर्य जो थे वो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते, या अशोक था वो बौद्ध धर्म के, उसके स्थल मिलेंगे उसके समय। इसी प्रकार से जो इसके बाद जो सुंग वंश आया था, सुंग वंश। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो हिंद यवन शासक थे उनका आगमन, या मिनेंडर जो देखेंगे, शक कुषाण जो शासक थे उनको देखेंगे। उसके बाद हम गुप्ताज पे आएंगे, और गुप्त काल के बाद हम देखते हैं कि जो हूण
हुणों का आक्रमण हुआ और गुर्जर प्रतिहार जो थे उनका राजस्थान पर रहा, और जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वहाँ वर्धन वंश जो जिस प्रकार से हर्षवर्धन का शासन था, और हर्ष ने ही जो गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव को समाप्त किया था। ठीक है, तो मौर्य मरणोत्तरकालीन जो स्थल है उनमें सबसे जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? बेराट। बेराट या विराट नगर। जो ये विराट या बेराट नगर है, ये किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और मत्स्य मैंने आपको बताया कि जो शूरसेन और मत्स्य, कौन से? शूरसेन और मत्स्य, ये जो दो महाजनपद है इनका उल्लेख किसमें हुआ है? इन 16 महाजनपदों में इन दो महाजनपदों का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो शूरसेन और मत्स्य जो राजस्थान के हैं ये क्या है? महाजनपद थे, और जिनका की उल्लेख 16 महाजनपदों में हुआ है। ठीक है, तो बेराट और जो विराटनगर थे यहाँ पर मौर्य या मौर्योत्तरकालीन जो स्थल है उसमें क्या मिला है? मैं मौर्य यहाँ पर अशोक के समय के दो शिलालेख मिले हैं, एक बीजक डूंगरी और एक भाब्रू शिलालेख। ठीक है, बीजक डूंगरी और भाब्रू शिलालेख मिले हैं अशोक के काल के। कहाँ से? विराट या बेराट से। तो ये जो शिलालेख है इनकी खोज किसने की? 1837 में एक थे कैप्टन बर्ट। कौन थे? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट के द्वारा ये जगह खोजी गई, विराट या बेराट, जहाँ पर कि ये दो शिलालेख खोजे गए। जो भाब्रू शिलालेख है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध धर्म के हैं 3 त्रिरत्नों का यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, इस शिलालेख में बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है, जो कि एकमात्र है। ठीक है, क्या चीज एकमात्र है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट है, एकमात्र उल्लेख यहाँ पर है बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख या लिखित है। ठीक है, इस शिलालेख पर। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये वर्तमान में ये जो है ये कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं। कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय। देखिए इनका जो इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हैं। ये उस समय जब अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, और ये कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं आज भी। और यहाँ पर 2 बार उत्खनन किया गया था। एक तो 1932-34 में भी उत्खनन किया गया था जो D.R. साहनी ने किया था। तो उत्खनन 2 बार हुआ है। पहली बार कब हुआ? 1932 से 34 में हुआ, किसने किया? D.R. साहनी। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी बार उत्खनन जो आज़ादी के बाद 1962-63 में हुआ। 1962-63 में हुआ, जो किसने किया था? नीलरत्न बनर्जी, और एक थे अपने कैलाशनाथ दीक्षित। कौन थे? कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, जो कैलाश पर रहते हैं उनका गला कैसा है? नीला है। आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कैलाशनाथ दीक्षित। और ये D.R. साहनी। ठीक है, तो ये स्थल था बेराट या विराटनगर। यहाँ क्या मिला था उत्खनन में, या जो स्थल था बेराट या विराटनगर में क्या क्या चीजें मिली थी? यहाँ बुद्ध धर्म के मंदिर, विहार, स्तूप। ठीक है, ये सब जो पुरातत्व अवशेष हैं ये यहाँ पर बेराट या विराटनगर से मिले हैं।
इसके अतिरिक्त यवन जो विराट या विराटनगर से बुद्ध धर्म के मंदिर, विहार, स्तूप ये सब मिले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो ये तो हमने एक स्थल दिखा, दूसरा स्थल है कौन सा, कणसुआ। कणसुआ कहाँ है, कोटा। तो कणसुआ कोटा में एक शिव मंदिर है। कणसुआ कोटा में क्या है, शिव मंदिर है, जहाँ किसका उल्लेख है, जहाँ मौर्य शासक धवल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, धवल का। ठीक है, वहाँ शिलापट लगा हुआ है जिसमें जो मौर्य शासक है धवल का उल्लेख है कि धवल ने इसका निर्माण करवाया। तो ये शिव मंदिर है, कहाँ है, कणसुआ कोटा में है। ठीक है, धवल शासक के क्षेत्र में था। और एक क्षेत्र हम देख लेते हैं कौन सा, तीसरा। आपको बस नाम याद रखना है और किससे संबंधित है, धवल मौर्य शासक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा जो एक क्षेत्र था वो कौन सा था, चित्रदुर्ग। इधर देखते हैं, जो तीसरा क्षेत्र था चित्रदुर्ग। ठीक है, चित्रदुर्ग को कहाँ पर है, चित्रदुर्ग जो वर्तमान में चित्तौड़ जो है उसे क्या बोलते हैं, चित्रदुर्ग। किसको बोलते हैं, चित्तौड़ को। ठीक है, तो चित्तौड़ जो चित्रदुर्ग था, यहाँ पर चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर क्या करवाया था, किसने, किस मौर्य शासक ने, ये क्या था, मौर्य शासक था, कौन था, चित्रांगद मौर्य। और चित्रांगद मौर्य ने क्या किया था, चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था, किले का निर्माण करवाया था। किसने, चित्रांगद मौर्य ने। और चित्रांगद मौर्य का ही जो वंशज था कौन था, मान मौर्य। चित्रांगद मौर्य का जाके आगे कौन वंशज हुआ, मान मौर्य। जो मान मौर्य था वो मान मौर्य को किसने हरा दिया था, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने हराकर गुल शाखा अर्थात मेवाड़ वंश की नींव रखी। ठीक है, किसने, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर गोहिल वंश या कह दें मेवाड़ शासन की, मेवाड़ जो राज्य थी उसकी नींव रखी। किसने, बप्पा रावल ने। ठीक है, तो ये इतना सा जो मैटर है ये मौर्यकालीन है। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि मगध की में मौर्य जो वंश था वो कहाँ पर, किस अपनी स्थिति कहाँ पर रखता था। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य से नंद वंश को हराकर, नंद वंश के घराने को हराकर किसने मौर्य वंश की नींव रखी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश वगैरह जो भी आए। तो हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था ये मौर्य या मौर्योत्तर काल का जो स्थल है उनके बारे में। तो बेराट या विराटनगर हमने पहला पढ़ा, जहाँ बुद्ध धर्म के मंदिर, विहार, स्तूप मिले हैं। ठीक है, तो इसी समय जो हर्यक वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, इस समय ही जो बुद्ध धर्म का भी उदय हुआ है। तो उसी समय बौद्ध धर्म के मंदिर, स्तूप, विहार में कहाँ, बेराट, विराट से मिले। यहीं पर दो शिलालेख भी मिले, भाबरू और बीजक डूंगरी। इनमें से भाबरू शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूछ सकता है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख कहाँ हुआ है। पूरे भारत में एकमात्र है जो बुद्ध धर्म और संघ के बारे में बताता है। ये कलकत्ता संग्राम है, वर्तमान में रखा हुआ। इसका 2 बार उत्खनन भी हुआ। इसकी खोज कैप्टन भट्ट ने की थी। ठीक है, पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन भट्ट ने की थी। बेराट या विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी और मत्स्य महाजनपद भी हुआ। हालांकि बाद में इसका मगध में विलय हो गया था क्योंकि मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और जो कणसुआ है, दूसरा स्थल कौन सा है, कणसुआ है। जो यहाँ पर क्या है, शिव मंदिर है। शिव मंदिर के अंदर जो आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर शिलालेख या कुछ लिखे होते हैं, उन पर धवल शासक का वहाँ पर नाम दिया हुआ है, अर्थात वो धवल शासक के क्षेत्र का था। अर्थात मौर्य साम्राज्य कणसुआ कोटा तक फैला हुआ था। उसके बाद हम चित्रदुर्ग, चित्तौड़
जो एरिया है वहाँ देखते हैं कि चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जिसका ही वंशज बाद में मान मौर्य हुआ, जिसे कि किसने हरा दिया, बप्पा रावल ने हरा दिया। और फिर बप्पा रावल के बाद का इतिहास हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। और बप्पा रावल ही था जिसने कि जो आगे तक के जो मेवाड़ वंश था उसकी स्थापना की, गोहिल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल और हिंद यवन के कुछ शासक। गुप्त काल के बारे में एक दो बातें ही हैं, उन्हीं के साथ में हम देख लेंगे कि जो हूण और हिंद यवन शासकों के सिक्के कहाँ मिले हैं, वो सब बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम जो गुप्ताज हैं, गुप्त या गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त या गुप्तोत्तर काल में जो एक बात है वो क्या है कि हनुमानगढ़ के समीप, हनुमानगढ़, ठीक है। तो देखिए हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, ये कुषाण, जो पूर्व गुप्तकालीन या कुषाण से संबंधित है। किससे? कुषाण या गुप्तों से, गुप्त एरा से पहले, पूर्व गुप्त कालीन स्थल के साक्ष्य कहाँ से मिले? हनुमानगढ़ से। इसकी जो खुदाई थी वो किसने की थी? ये 1952 के काल में हन्नारेड जो थे इनके नेतृत्व में किसने की? स्वीडिश दल ने। इन्होंने क्या किया था? हन्नारेड ने नेतृत्व किया था और एक स्वीडिश दल ने इसकी स्वीडिश दल के साथ मिलकर खुदाई की थी। किसकी? हनुमानगढ़ में, जहां पर हमें कुषाणकालीन या पूर्व गुप्तकालीन जो कुछ साक्ष्य वहां से मिले हैं, ठीक है। दूसरी बात जो गुप्त काल में थी वो थी कि समुद्रगुप्त जो थे, पहले किसका शासन था? शक शासन था। शक जो थे उनका शासन कहाँ पर था? राजस्थान में था। और दक्षिणी राजस्थान में रुद्रदामन द्वितीय, जिसे हराकर समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राजस्थान पर अपना एकाधिकार या कहें कि आधिपत्य जमाया था। तो समुद्रगुप्त का राजस्थान में हम नाम सुनते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त ने किस क्षेत्र में? समुद्रगुप्त ने यहाँ के 4 गणराज्यों को जीता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 गणराज्य कौन से थे? मालव, नाग, अभीर और योद्धे। ये क्या थे? राजस्थान के गणराज्य। जिसे किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने जीता था। जिसे किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने जीता था। और साथ ही दक्षिणी राजस्थान को शक राजा को हराकर किसने जीता था? समुद्रगुप्त ने जीता था। तो ये जो उल्लेख इनके बारे में मिलता है। और एक जो तीसरी बात है वो है कि जो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के, ठीक है। ये तो हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा कि समुद्रगुप्त का क्या राजस्थान से लिंक है, और हनुमानगढ़ में किसने खुदाई की थी? हन्नारेड के नेतृत्व में। और ये किससे संबंधित था? कुषाण या पूर्व गुप्तकालीन क्षेत्र से संबंधित था। सिक्के जो हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले? भरतपुर वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो गुप्तकालीन जो सिक्के कहाँ से मिले? भरतपुर वाले क्षेत्र से, जिसमें बयाना भी आ जाता है, ठीक है। उन क्षेत्रों से हमें किस गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। और उसके साथ हम देखते हैं, गुप्त काल के साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। गुप्त काल जो था, गुप्त काल के बाद देखते हैं कि हम गुप्त काल के बाद हूणों के आक्रमण में 504 ईस्वी में, 500 ईस्वी के बाद देखते हैं कि हम 500 ईस्वी में, देखिए उसके बाद हम देखते हैं हूण। तो हूणों का जो राजा था वो कौन था? तोरमाण। और तोरमाण का पुत्र था मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल। तो जो तोरमाण का पुत्र था मिहिरकुल। मिहिरकुल के शासन काल में बारडोली के शिव मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। बारडोली के शिव
देखिए बारडोली जो है वो कोटा से रावतभाटा रोड पर है और रावतभाटा के कोटा के अंदर है, कोटा से रावतभाटा रोड पर पड़ता है। ठीक है, ये बारडोली, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बारडोली के शिव मंदिर मेहरकुल के समय बनाए गए। मेहरकुल बनवाए, और ये किस शैली के थे? ये द्रविड़ शैली के, द्रविड़ शैली के हैं, द्रविड़ महामल्ल। देखिए राजस्थान में जो शैली के मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली के होते हैं, लेकिन ये द्रविड़ शैली के और महामल्ल शैली के बारडोली के शिव मंदिर हैं। कहाँ पर? रावतभाटा कोटा के अंदर। मेहरकुल जो था उसके समय बनाया गया। ये हूण शासक था, तोरमान का पुत्र था। ठीक है, तो हूण शासकों के बाद ही हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार, हम हूण शासकों के बाद हम गुर्जर प्रतिहार को पढ़ेंगे। और इस हूणों से पहले जैसे हमने गुप्तोत्तर काल में हमने यवन शासकों को भी देखी कि यवन शासकों के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले। तो मैंने आपको बताया था कि जो यवन शासक थे, देखिए आपने नगरी या मध्यमिका हमने पढ़ी थी। ठीक है, नगरी या मध्यमिका आपने पढ़ी थी कहाँ? चित्तौड़ में। कहाँ पढ़ी? चित्तौड़। और ये सिवी जनपद की क्या थी? राजधानी। किसकी राजधानी थी? नगरी मध्यमिका चित्तौड़ सिवी जनपद की राजधानी थी। और 150 ईसा पूर्व में इसे मिनांडर, ये हिंद यवन शासक था मिनांडर, या इसे मिलिंद भी कहते हैं। आपने एक बुक भी देखी है मिलिंद पहो। तो ये जो मिनांडर था इसने क्या कर लिया था? इसे जीत लिया था। किसको? नगरी या मध्यमिका को। तो नगरी या मध्यमिका से हिंद यवन शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं। ये कैसे शासक थे? हिंद यवन शासक थे, यूनान यवन शासक थे, मिनांडर या मिलिंद। तो जो 3 स्थल हैं हिंद यवन शासकों से संबंधित जहां से इनके सिक्के मिले हैं, वो 3 स्थल ही आप याद कर लें। हिंद यवन सिक्के कहाँ से मिले हैं? पहला तो नलियासर। नलियासर कहाँ है? सांभर। नलियासर कहाँ है? सांभर, जयपुर। नलियासर, सांभर, नगरी, नगरी या मध्यमिका चित्तौड़, और बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर। ठीक है, हिंद यवन शासकों का हम देखते हैं, कुषाण शासकों का देखते थे। मथुरा वाले, शूरसेन वाले क्षेत्र में इनका अधिक प्रभाव रहता है और गांधार शैली वहीं से विकसित होती है। ठीक है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, या आप जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सब अच्छे से पढ़ाया जाता है। हमने अभी राजस्थान के परिदृश्य में जो बातें थी वो हमने यहाँ इस वीडियो में की हैं। इसके बाद हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, और गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार उससे प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र, उस भाग पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर। तो हम अगली वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश लेकर आएंगे। तो जो भी बच्चों को ये जानकारी, नॉलेज अच्छी लगी हो, वो अपने ग्रुप्स में शेयर करें और अधिक से अधिक जो बच्चे हैं उनको जोड़ें। सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कक्षा में गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ। थैंक यू।